हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज अपन पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसके बाद चैप्टर सेकंड खत्म हो जाएगा और आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करना अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ कैसे मेजर करते हो। सबसे पहले आपके पास मीटर स्केल होती है। मीटर स्केल से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो। मीटर स्केल से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो 1 mm। मीटर स्केल पता है ना, उससे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो 1 mm। तो देखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के दो तरीके, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। पहला मीटर स्केल, मीटर स्केल से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो 2 मीटर 3 मीटर, मिनिमम 1 mm। इसका मतलब ये 1 mm से लगा के 2 3 4 मीटर जितना भी, ये नॉर्मल मेजरमेंट के लिए होता है मीटर स्केल। उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स, ये लैब में यूज होता है वर्नियर कैलिपर्स। एंड एक होता है स्क्रू गेज। अगर आपको 1 mm से भी कम मेजर करना हो तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करोगे। सोचो ये मिनिमम कितना 1 mm, कितना 1 mm। समझो 1 mm इक्वल टू कितना मीटर होता है। एक चीज दिमाग में रखना, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1 mm, ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। 1 मीटर इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया नहीं है तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -2 मीटर, और 1 mm इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर। ये समझ में आ गया ना, 10 की पावर -3 मीटर। तो ये 1 mm यानी कि 10 की पावर -3 मीटर। इससे कम करना हो तो ये किसके लिए हो जाएगा 10 की पावर -3 से भी कम, 10 की पावर -4, और ये हो जाएगा 10 की पावर -5 मीटर। इस रेंज के मेजरमेंट करने होंगे तो स्क्रू गेज। ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको लैब में करवाए जाएंगे, तो इसके बारे में डिटेल में तब मैं समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। सर कहां जरूरत पड़ती, ठीक है, आपने मैंने बोला इस मार्कर की लेंथ मेजर करो, फटाक से मीटर स्केल लेके बैठ के मेजर कर दिया। मैंने बोलो यहां से सन की डिस्टेंस मेजर करो या फिर यहां से मून की डिस्टेंस मेजर करो, क्या करोगे, डोरी लेके रवाना हो जाओगे ना, ऐसा तोते हो जाएंगे। समझ आ रहा है क्या। तो एक मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड, मतलब आप डायरेक्टली नहीं मेजर करोगे, उससे बोला जाता है पैरेलैक्स मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलैक्स मेथड, ये डेफिनेशन देख के मत डरना। पैरेलैक्स मेथड में ये डेफिनेशन देख के मत डरना, मैं इजी वे में समझा दूंगा, पूरी डेफिनेशन खुद से लिखोगे। समझना सर वो कैसे। एक क्या करो, ये बोर्ड है या फिर वॉल पे बैकग्राउंड पे एक लाइन खींच लो और एक पेंसिल पेन कुछ भी जैसे मार्कर है। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से मैं मार्कर को उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो उसकी पोजीशन दोनों एक लाइन में कर दूंगा, ठीक है, एक ही लाइन में। तो मेरे को कुछ लाइन ऐसा दिखेगी। अगर मैं ये वाले आई क्लोज करके देखूं ना तो थोड़ी सी पोजीशन उस लाइन की ऐसा लगेगा कि उस लाइन से मार्कर की पोजीशन शिफ्ट हो गई है, ऐसा आपको नोटिस होता है। यही है पैरेलैक्स मेथड। फिर से सुनना कि when you hold a pencil in front of you, when you hold a pencil in front of you against some specific point on the background, कुछ भी वॉल हो सकती है, and look at the pencil first through your left eye by closing right eye। first through कौन सी आंख से देखना है, लेफ्ट आई से। इसको लेट से लेफ्ट आई का नाम दे देता हूं ए, लेफ्ट आई का क्या नाम दे दिया ए। बाय क्लोजिंग राइट आई, राइट आई को क्लोज करना है, ठीक है। एंड देन लुक एट द पेंसिल थ्रू योर राइट आई बाय क्लोजिंग लेफ्ट आई। अब क्या करना है, राइट आई से देखना है और लेफ्ट आई को क्लोज कर देना है। ऐसा नहीं दोनों आंख क्लोज करके देख रहे हो, पागल कहीं क्या है ना। यू वुड नोटिस दैट द पोजीशन ऑफ पेंसिल, you would notice that the position of pencil seems to change with respect to, WRT का मतलब with respect to the point on the wall। जो wall होगा ना उसके with respect में उस मार्कर या पेंसिल की पोजीशन शिफ्ट होगी, ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। यही तो हुआ पैरेलैक्स, ऐसे दिखना, इसे बोलते हैं पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। क्या समझ में आया नहीं आया पैरेलैक्स, अच्छे से समझो पैरेलैक्स होता क्या है, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज नोट कर लो फटाक से, वीडियो को पॉज करके फटाक से नोट कर लिया करो, ये चीज नोट कर लिया करो फटाक से। अच्छा
आगे बढ़ते हैं पैरेलैक्स में और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो मान लो बहुत दूर आपका एक प्लेनेट है, उसको आपने अर्थ से ऑब्जर्व किया, अर्थ से दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व किया। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये अलग अलग पॉइंट है जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो एट ए सेम टाइम। उसी टाइम पे आप अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो। यहां पे किसी को क्या बोलते हैं टेलीस्कोप लेके बिठा दिया, यहां पे किसी को टेलीस्कोप लेकर बिठा दिया, और ये आपका प्लेनेट पी है, ये आपका प्लेनेट पी है, ठीक है। ये वाला एंगल बन रहा है वो लेट से थीटा है, और प्लेनेट बहुत दूर है और उसकी डिस्टेंस कैपिटल बी है। कितने डिस्टेंस है? कैपिटल बी है। अब देखो ये ए और बी पॉइंट अर्थ पे, कहां पे ए और बी, कहां पे? अर्थ पे, जहां से आप प्लेनेट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है। ये प्लेनेट आपका बहुत दूर है। अब समझो कि ये डिस्टेंस तो कुछ किलोमीटर में होगी या मीटर में होगी, ये तो आप मेजर कर दोगे ना, अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से मून की डिस्टेंस और तेरे घर से मून की डिस्टेंस अलग अलग होगी, ऐसा तो नहीं बोल सकता। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? होगी डिफरेंट बट सेम मान सकते हैं ना। अब 1,00,000 में एक कम या ज्यादा हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। अच्छा, ए और बी के बीच की डिस्टेंस लेट से बी, और दो जो जहां से ऑब्जर्वेशन किया जाता उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं बेसिस। दोनों के बीच की जहां से ऑब्जर्वेशन किया जाता है उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? बेसिस। और ये वाली लेट से डिस्टेंस दी, तो यहां से भी डिस्टेंस दी होगी। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है, ये बेसिस कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये तो लाखों करोड़ों किलोमीटर होगा ना। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्मॉल बी बहुत छोटा होगा कैपिटल डी से, वेरी लेस देन टू कैपिटल डी। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं b बाई डी इज लेस देन 1? यस और नो? यस, बहुत बढ़िया। अब देखो कि ये एंगल थीटा है, क्या आपको ये वाली चीज पता है? आर्क और रेडियस वाला, ऐसा ये एंगल थीटा है, इसको बोलते हैं आर्क, और ये होती है रेडियस। क्या आर्क इक्वल टू आर थीटा होता है, नहीं होता? यस और नो? आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। अगर मैं इसको थोड़ा सा आर्क बना लूं, छोटा सा, अब देखो क्या ये आर्क लेंथ और बी लगभग सेम कंसीडर कर सकता हूं? यस। तो क्या आर्क लेंथ इक्वल टू डी इंटू थीटा होगा, नहीं होगा? मतलब बी इक्वल टू कैपिटल डी इंटू थीटा। अब देखो यहां से आपको डी मेजरमेंट करना था, डी इक्वल टू बी बाई थीटा। यस और नो? आपने डी मेजर कर दिया। ये था इनडायरेक्ट मेथड। क्या समझ में आया, नहीं आया? बी मीटर में लो, किलोमीटर में लो। ये वाला थीटा है ना, ये रेडियन में लेना, थीटा इन रेडियन। थीटा किस में लेना? रेडियन में। अब डिग्री में गिवन होगा तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज सिखा देता हूं। डी इक्वल टू बी बाई थीटा। क्या ये चीज समझ में आई, नहीं आई? सबको क्लियर है? फटाक से पैरेलैक्स मेथड ये होता है, कैसा डिस्टेंस, ये आपने कैपिटल डी फाइंड आउट कर दिया। फटाक से आपने क्या फाइंड आउट कर दिया? कैपिटल डी फाइंड आउट कर दिया। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्लियर है सबको? अब डिग्री का रेडियन में कैसे कन्वर्जन होता है? एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2.1, सॉल्व एग्जांपल 2.1, एग्जांपल नंबर 2.1। क्या कह रहा है 2.1? पहले मैं समझा देता हूं कि आपको पता है पूरा सर्कल घूमते हो, मतलब कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, या फिर ऐसे कर दो तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसे भी कर सकते हो रेडियन।
समझ में आया? 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो ये हो जाता पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हुआ 1 डिग्री इक्वल टू किसके इक्वल टू? 1 डिग्री इक्वल टू, इतना सबको आता होगा। अब होता है एक 1 मिनट और 1 सेकेंड, 1 आर्क मिनट और 1 आर्क सेकेंड। अब एक होता है 1 मिनट, 1 मिनट को ऐसे लिखाते हैं 1 आर्क मिनट, और 1 सेकेंड को ऐसे लिखते हैं ऐसे। अब होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। एक रिलेशन याद रखना है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट। मिनट को ऐसा दिखाते हैं। और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। याद रखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब कई बार पूछते हैं कि 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे। बहुत आसान है। क्या 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे? यहां से देखो रिलेशन निकाला जा सकता है कि 1 मिनट इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री। यस और नो? यहां से ऐसे मैं लिख सकता हूं 1 मिनट इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री। यस और थोड़ी देर के लिए इसको बोल जाओ 1 मिनट इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री। अब क्या बोला? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 मिनट इक्वल टू 1 बाय 60। अब यहां पे डिग्री है ना तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? पाई बाय 180। तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। इसकी कैलकुलेशन कर दोगे तो 1 मिनट इक्वल टू कितना रेडियन आ जाएगा? फटाक से पहला आपका आ गया 1 डिग्री। पहला था 1 डिग्री को रेडियन में बदलना था। 1 डिग्री पहला ऑप्शन। मैं दूसरा कर रहा हूं। दूसरा क्या दे देगा? 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 2.91। इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करके देखना। 2.91 इंटू 10 की पावर -4 ना, इंटू 10 की पावर -4। कैलकुलेटर से चेक करना 10 की पावर -4 रेडियन। यस और नो? कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा? ये पड़ा, इसको सॉल्व कर दो। 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, फिर 1 मिनट इक्वल टू कैसे? अब पूछेगा 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड कैसे करते हैं? 1 डिग्री हो गया, 1 मिनट हो गया, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब क्या? 2 बार। अच्छा एक बात बताओ 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाय 60 मिनट। अरे मैंने यहां से 60 को डिवाइड में भेज दिया। अब देखो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? यहां से आ गए 1 मिनट इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री। इस मिनट को बदलना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 बाय 60 इंटू 1 बाय 60 डिग्री। यस और नो? अब देखो 1 बाय 60 डिग्री हुआ, 1 बाय 60 डिग्री हुआ। अब इस डिग्री को वापस रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर तो ये हो गया 1 अपॉन 36 कितना 3600 इंटू ये कितना आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। 1 सेकेंड इक्वल टू कितना रेडियन होता है? 485 इंटू 10 की पावर -6 ना। यस 10 की पावर -6 रेडियन। ये वाला रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। 1 सेकेंड इक्वल टू 485 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। आपको ये रिजल्ट याद रखना है। 1 सेकेंड इक्वल टू 485 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ये रिजल्ट याद कर लो, बाकी भले मत करो, ये रिजल्ट याद कर लो। डिग्री और रेडियन का रिजल्ट याद रखना और इसका रिजल्ट याद रखना, और नहीं भी याद है तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। तो एग्जांपल नंबर 2.1 मैंने करवा दिया। 2.2 आप करना, 2.2 ट्राई करना, 2.2 ट्राई करना। एग्जांपल नंबर 2.2 ट्राई करना। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2.3 खुद से करना, 2.4 भी खुद से करना फॉर्मूला बेस है। अगला आता है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल साइज। एनसीईआरटी खोल दो फटाक से सारे बच्चे, ये थियोरेटिकल पोर्शन है, इससे जेईई मेंस और नीट में इतने क्वेश्चंस नहीं आते। फिर से सुन लो, मैं लास्ट में क्यों पढ़ा, मैं तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, समझ लो।
अपना गोल क्या है? डॉक्टर एंड इंजीनियर, यही तो बनना है ना, डॉक्टर एंड इंजीनियर यही तो बनना है यार। अपना गोल क्या है? यही तो है, डॉक्टर इंजीनियर। समझ रहे हो? स्टेथोस्कोप पहनना है ना, कि 11 12 ही पास करना है, तो थोड़ा है ना पढ़ाई शुरू कर दो, जितना पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ो। इस पोर्शन से क्वेश्चन बहुत कम आता है। ये वाला जो लास्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इस पोर्शन से बहुत कम आता है, लेकिन बोर्ड में पूछूंगा, इसलिए ये भी आना चाहिए। बहुत बढ़िया। वेरी स्मॉल साइज। अब सोचो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक तो दिख ही नहीं रहा है, बोलेगा उसका, या फिर आपके पास कोई एटम है, उसका कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, उसका डायमीटर कितना होगा, तो आपको दिख ही नहीं रहा, पकड़ ही नहीं सकते अभी, ऐसे नेकेड आई से देख नहीं पाते, तो फिर कैसे मेजर करोगे? समझ आ रहा नहीं आ रहा? उसका डायमीटर कैसे मेजर करोगे? तो फिर उसके लिए माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप आपने सुना होगा 10th क्लास में, जैसे जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ये थोड़ा बहुत सुन लो। माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स को देखने के लिए या मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए। क्या यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप। छोटी चीजों को देखने के लिए क्या यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। अब समझो कि 11th क्लास एक होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल का मतलब क्या? ऑप्टिकल का मतलब क्या? ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। ऑप्टिकल समझो, मैं समझा रहा हूं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो जिसमें लाइट यूज हो। फिर उसके बाद एक और आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाम सुन लो, जितना बोल रहा हूं उतना सफिशिएंट है, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, 12th में थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी रिजोल्यूशन पावर और ज्यादा होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों को आसानी से देख सकता है। उससे भी टनलिंग माइक्रोस्कोप वगैरह आ गया है, तो ये चीजें डिटेल में इतनी गिवन नहीं है, अपने सिर्फ नाम सुन लो। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.5। एग्जाम्पल नंबर 2.5। If the size of molecule in the range of 10 की power minus 15 to 10 की power minus 14 is scaled up to the tip of sharp pen, what roughly is the size of atom? Assume tip of the pin to be the range of 10 की power minus 5 to 10 की power minus 4 मीटर। समझो, एक और आइडिया देता हूं। तुम्हारा एटम होता है ना, एटम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये तुम्हारा एटम है। लाइट से इतना बड़ा बना रहा हूं, इतना होता नहीं है समझाने के लिए। एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और अंदर होता है न्यूक्लियस। अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। समझने की कोशिश करना। अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एटम की साइज होती है, एटम की साइज रफली 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। एटम की साइज रफली कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की। 1 एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब होता है, ये समझ लो। 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये चीज याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉम इस ऑर्डर की साइज होती है एटम की। किसकी? एटम की। फिर एटम से मॉलिक्यूल बनता है, समझो। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस और एटम 12th क्लास में 2 चैप्टर है, टेंशन मतलब मैं 12th में जम के पढ़ाऊंगा। एटम एंड न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब देखो, अंदर होते प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अंदर कौन होते? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसकी भी साइज होती है 10 की पावर। ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, इसकी रेडियस होती है बहुत छोटी, 10 की पावर माइनस 14 15 ऑर्डर की। 10 की पावर माइनस 14 या 15 ऑर्डर की, 14 मीटर, या फिर 10 की पावर माइनस 15 ले लो, तो ये होता 1 फर्मी। 1 फर्मी, 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर। 1 फर्मी इक्वल टू, जैसे ये एंगस्ट्रॉम है ना, वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ये अंदर का और छोटा होता है। अब क्वेश्चन क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर 10 की पावर माइनस 15 या 10 की पावर माइनस 14 को आप 10 की पावर माइनस 5 ले रहे हो, समझो 10 की पावर माइनस 15 को आप 10 की पावर 5 कंसिडर कर रहे हो, माइनस 5। जो पेन होता है ना, उसका पिन, ये ऊपर वाला टॉप होता है ना, उसको बोल रहे हो। अच्छा, तो उसके टिप की साइज ये कर रहे हो, तो एटम की साइज क्या हो जाएगी? समझो, एटम की साइज होती कितनी है? 10 की पावर माइनस 10। एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है, तो 10 की पावर माइनस 10 रफली आपका हो जाएगा 8। इसको कितने से देखो, ये चेंज कितना है? माइनस 15 से माइनस 5 हुआ, माइनस 15 टू माइनस 5 हुआ, 10 का चेंज आया, तो इसमें भी 10 का चेंज आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 10 की पावर 0 मतलब ये 1 मीटर।
कहीं ना कहीं 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 बन जाता है, बस 0 की पावर 0 छोड़ के, 0 की पावर 0 छोड़ के कुछ भी हो 1 बन जाता है, यानी कि 1 मीटर का स्फीयर बन जाएगा। समझ रहे हो? आप एज्यूम कर रहे हो, स्केल अप कर रहे हो, तो थोड़ा सॉल्यूशन देख लेना सारे बच्चे। अच्छा, उसके बाद आता है रेंज ऑफ लेंथ। ये इससे क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट में, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रेंज ऑफ लेंथ, लेंथ की रेंज। देखो आप यहां से सन की डिस्टेंस मेजर करोगे तो ऐसा तो नहीं करोगे कि इसको मैं किलोमीटर में लिखूं या मिलीमीटर में लिखूं या सेंटीमीटर में लिखूं, ये लिखना बेवकूफी होगी। तो उसके लिए यूनिट बढ़ाएगी, उसके लिए यूनिट में कुछ कन्वर्जन, जैसे किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है वैसे किलोमीटर से भी बड़ा होता है कुछ, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहली यूनिट होती है, पहला हेडिंग डाल दो रेंज ऑफ लेंथ, ऐसे हेडिंग डाल दो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेंज ऑफ लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ, इसकी हेडिंग डाल दो। मतलब यहां से अगर मैं बात करूं सन की, अर्थ से सन की एवरेज डिस्टेंस, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, 1 AU या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक काम करता हूं, वेट करो, मैंने लिख रखा है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होती है एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, ये होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि पीछे मीटर दिख रहे हैं, इसको चाहो तो आप किलोमीटर में बदल सकते हो, 10 की पावर 3 को इधर रखना, बाकी पूरा किलोमीटर में बदल जाएगा। एक होता है 1 लाइट ईयर, ये होता है, याद रखना, 1.496 इंटू 10 की पावर 11। दूसरा होता है 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। कई लोग ये ईयर देख के ये समझते हैं कि ये टाइम की यूनिट होगी, ईयर मतलब टाइम होता है, बट ये लेंथ की यूनिट होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आगे छोटे छोटे एग्जामों में कि 1 लाइट ईयर किसकी यूनिट है? टाइम की ना? नो, ये डिस्टेंस की, लेंथ की। अच्छा, तो 1 लाइट ईयर इसको बोलते हैं 1 LY। 1 लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से 1 साल तक लाइट चले, जितनी डिस्टेंस कवर करे वो होगा 1 लाइट ईयर के इक्वल। कुछ समझ में आया नहीं है? तो डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि 1 साल में इतनी स्पीड से लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो 1 लाइट ईयर की इक्वल होगी, और इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 की पावर कितना? 15 मीटर। ओके, उसके बाद आगे बढ़ो, 1 पारसेक, ये भी अगेन सबसे बड़ी यूनिट होती है 1 पारसेक, और 1 पारसेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। कितनी? 16 मीटर। फिर से देख लो, 3 चीज याद रखनी है, याद रखनी मैंने लिखवा दी बोर्ड पे, 1 AU, 1 लाइट ईयर एंड 1 पारसेक। पारसेक किसकी यूनिट है? लेंथ की, तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। सबसे पारसेक की डेफिनेशन देख लेना, पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखना। उसके बाद अपन मेजरमेंट ऑफ मास पे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया सारे बच्चे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ कंप्लीट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया। अगला होगा मेजरमेंट ऑफ मास। अगला क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ मास। सेकेंड हेडिंग होगी अपनी मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास। देखो एक और खास बात बता देता हूं कि मास एक ऐसा फिनोमिना है, अंदर की प्रॉपर्टी है, एक कोई भी बॉडी की अंदर की प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट करेगी तो उसका मास होगा। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, कोई भी मैटर होगा उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है मास।
समझ, कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा ना तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, मास। तो समझो कि मास एक ऐसी चीज है जो टाइम टेम्परेचर किसी के साथ वेरी नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। मास क्या रहता है, कांस्टेंट। आप यहां से मून पे चले जाओ लेकिन आपका मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा। वेट होता है mg। वेट क्या हो, वेट और मास में डिफरेंस होता है, वेट और मास में डिफरेंस होता है। मास कभी चेंज नहीं होता, नेवर चेंज, नो चेंज भी बोल सकते हो। वेट में चेंज, आपका वेट चेंज कर सकता है। आप मून पे चले जाओ आपका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि वेट होता क्या है, m इंटू जी। समझ में आया नहीं है? ये g, ये समझ ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये प्लेनेट पे बदलता रहता है। अर्थ पे कुछ होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मून पे अर्थ का 6 टाइम्स कम हो जाता है। मतलब आप मून पे चले जाओ तो वहां g/6 हो जाएगा, वहां पे कितना हो जाएगा, g/6। अगर यहाँ आप 60 किलो को है ना तो मून पे जाके आप 10 किलो के हो जाओगे। कुछ समझ में आ रहा नहीं, आपको ऐसा लगेगा। वेट अलग चीज होती है, लेकिन आपका मास कभी चेंज नहीं होगा, आपका मास कभी चेंज नहीं होगा। जो आपकी मशीन होती है ना वो मास नहीं बताते, वो आपका वेट बताती है। जो आप अपना वेट मेजर करवाते हो ना तो वो वेट होता है, मास नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। मास इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इतनी लाइन लिख लो, मास इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मास इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या और इंट्रिंसिक या इंटरनल प्रॉपर्टी, अंदर की होती खुद की, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये चीज लिख लो, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बहुत बढ़िया। अब देखो कि मास 1 किलोग्राम डिफाइन किया हुआ है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर बदलो तो 1 किलोग्राम बदल जाए, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, आप अमेरिका में चले जाओ तो 1 केजी इक्वल टू 1500 ग्राम, ऐसा नहीं होगा। 1 केजी फिक्स डिफाइन होगा। ये टेम्परेचर, टाइम, पोजीशन, मतलब जगह बदल दो तो 1 केजी बदल जाए, ऐसा नहीं है। ये वेल डिफाइन है। ये कैसा है, वेल डिफाइन। तो 1 केजी, इसके लिए कौन काम करता है, एक होता है BIPM, BIWM, एक होता है NPL। ये अपने इंडिया में NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहां पे, न्यू दिल्ली में। कहां पे, न्यू दिल्ली में, NPL। ये मास के लिए कुछ ऐसा कि ऐसे किलोग्राम कैसे डिफाइन किया है। BIWM क्या है, इंटरनेशनल ब्यूरो, इंटरनेशनल, समझ गए ना, इंटरनेशनल। अब ब्यूरो की स्पेलिंग अच्छी होती है, ब्यूरो की स्पेलिंग देखिए, ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मास। ये एनसीईआरटी में आपके गिवन है। ये कहीं ना कहीं, एक मिनट, इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं देख लो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स। समझ में आया नहीं? BIWM की फुल फॉर्म देखो, यही तो है ना, वेट्स एंड मेजर्स। ब्यूरो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मास एंड इसके लिए काम करता है। ठीक है, ये हो गया ये चीज। अब सुनो कि देखो, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मास की बात कर रहे हैं। मेरा मास मेजर करना होगा तो किसी मतलब नॉर्मल मशीन पे चढ़ जाऊंगा, या फिर आप सन का मास मेजर करना होगा तो तोते उड़ जाएंगे। आपको इलेक्ट्रॉन का मास मेजर करना होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी।
कैसे मेजर करोगे भाई इतना स्मॉल मास, कैसे मेजर करोगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ऐसा मास मेजर करना होगा तो कैसे करोगे? बताओ, ये मेजर करना नॉर्मल मशीन से क्या, अपने पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। तो जब ये देखो केजी में लिखा गया है, बहुत स्मॉल मास है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझने की कोशिश करना कि मेजरमेंट ऑफ मास में क्या होगा कि अगर बहुत छोटा मास होगा तो उसके लिए अपन यूनिट डिफाइन करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसको 1 U और 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। आप समझना ये क्यों डिफाइन कर रहा हूं कि अब इलेक्ट्रॉन का मास होगा, प्रोटॉन का मास होगा, कार्बन एटम का मास होगा, या फिर किसी किसी का मास होगा, वो 10 की पावर -31 kg, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ऐसे मास के लिए अपन एक बड़ी यूनिट डिफाइन की है। 1 AU कोई बड़ी बात नहीं है, समझो कि 1 U या 1 AMU यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। वेट 1 U इक्वल टू होता क्या, 1/12, फिर क्या लिख रहे हैं 1/12 of the mass of कार्बन 12 समझते हो, 6C12 14 भी मिलता है, ठीक है, कार्बन 14 भी होता है, लेकिन अपन कर रहे हैं कार्बन 12 की बात। कार्बन समझ लो आइसोटोप होते हैं। अच्छा, 6C12 इस कार्बन के मास के इक्वल होता है, 6C12 कार्बन एटम, ठीक है। तो इसका कितना आता है 1 U इक्वल टू आता है तुम्हारा इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन का मास, ये आता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये एक नंबर आता है, याद कर लो, 1 एटॉमिक यूनिट इक्वल टू कितना होता है। वैसे मैं तुम्हें ये बात बताऊं, ये चीज मैं 12th में फिर से पढ़ाऊंगा, 12th में आपको अच्छे से याद हो जाएगी। बस समझ जाओ कि ये केमिस्ट्री के लिए यूजफुल है। 1 एटॉमिक यूनिट या 1 U इक्वल टू कितना होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम में भी 6C12 का, 6C14 का नहीं। अब समझो कि 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg को अपन ने 1 U लिख लिया। कितना 1 U ऐसे लिखा जाता है, 1 AMU भी लिख सकते हो और 1 U भी लिख सकते हो। क्या ये समझ में आया नहीं आया? सारे बच्चों को ये समझ में आ जाना चाहिए, फटाक से नोट कर लो। तो अगर ये मास बहुत स्मॉल हो तो ऐसे करोगे, क्या समझ में आया नहीं आया? अब बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास सर कैसे मेजर करेंगे, तो फिर बोल रहा हूं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ का आइडिया मैं तुम्हें 12th क्लास में दूंगा, जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे। जब तक उसका आइडिया नहीं मिलेगा आपको मास स्पेक्ट्रोग्राफ समझ में नहीं आएगा। तो फिर वहां क्या होगा, चार्ज होगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पास करेंगे तो उसकी रेडियस होगी R = mv/qb से। उससे क्या होगा, रेडियस पता कर लेंगे और फिर वहां से मास फाइंड आउट कर देंगे। समझ में आया नहीं आया? तो ये मास कैसे मेजर करेंगे, मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, उससे मास मेजर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते, कोई किसी बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा फिर सन और मून का मास कैसे मेजर करेंगे, मतलब जो गैलेक्सी का मास कैसे मेजर करेंगे, बड़े बड़े मतलब उसका कैसे मेजर करेंगे। अच्छा, हनुमान जी बन के चले नहीं जाएंगे कि सन को पकड़ के मुंह में ले लिया, पकड़ के हाथ में ले लिया, वो तुम कितने 10 किलो, ऐसे तो नहीं बता सकते ना। समझ में आ रहा नहीं है मेरी बात है? तो उसके लिए अपन 11th क्लास में पढ़ लेंगे ग्रेविटेशनल लॉ, उससे Gm1m2/r², इस फॉर्मूले से अपन मास मेजर करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट होते हैं उनसे मास मेजर करेंगे ग्रेविटेशन में, बता दूंगा कि इस फॉर्मूले से कैसे मेजर करते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, मेजरमेंट में 1 एटॉमिक यूनिट याद होनी चाहिए, 1 एटॉमिक यूनिट याद होनी चाहिए। लास्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। लास्ट क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। लास्ट है तुम्हारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्या होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम, फटाक से समझो। मेजरमेंट ऑफ टाइम, आपके एक सीजियम एटम होता है, सीजियम, जिसको CS से रिप्रेजेंट किया जाता है, सीजियम एटम 133, सीजियम 133 एटम होता है। उसका क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन से डिफाइन की गई इन्होंने एटॉमिक क्लॉक।
कौन सी क्लॉक? एटॉमिक क्लॉक मोर एक्यूरेट होती है। सीजियम एटॉमिक क्यों यूज किया, ये क्वेश्चन मत राइज करना। एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक कैसी क्लॉक? एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। ये सीजियम के बेस पे उनका वाइब्रेशन था हाइपरलाइंस के बीच में, तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। मेजरमेंट ऑफ टाइम से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैं आपको आइडिया दे दूं रफ कि आपको एक फुल फॉर्म याद रखनी है। आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी की फुल फॉर्म। एक होता है जीएमटी, इसकी तो ये होमवर्क है। जीएमटी की फुल फॉर्म क्या होगी आप सर्च करना उसे, ठीक है। तो ये होता है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो उसमें अपने क्या होता है कि सीएच, सीजियम एटम, कौन सा एटम? सीजियम, सीजियम एटम। इसकी क्या होती है ग्राउंड लेवल पे जो वाइब्रेशन के बीच का जो टाइम, लाइट डांस क्यों कर रही है? तो एक सीजियम क्लॉक बोली जाती है, तो बहुत ही एक्यूरेट होती है। ये क्लॉक होती है मोर एक्यूरेट, जो ये नॉर्मल अपनी क्वार्ट्ज वाली होती है ना, उनसे मोर एक्यूरेट होती है, मोर एक्यूरेट। ऐसा नहीं ये भी खराब होती है, पर ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। तो इनसे अपने टाइम को डिफाइन किया गया है। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बेसिकली अपने लाइफ, अपने सिलेबस में ये इतना नहीं है, मेजरमेंट ऑफ टाइम उतना ज्यादा नहीं है। तो ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म। क्यों बोल रहा हूं ऑलमोस्ट? क्योंकि अभी एक्सरसाइज बाकी है। अभी क्या बाकी है? एक्सरसाइज बाकी है। अब फटाक से कुछ चीजें सिखा रहा हूं, वो चीजें याद रखना, कॉपी में नोट कर लो अच्छे से। एक होता प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और एक होता सिंबल, सिंबल, और एक चीज होती है मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? प्रीफिक्स में देखो, सबसे पहले मैं टेरा से स्टार्ट करूंगा। प्रीफिक्स टेरा, सिंबल क्या होगा? टी। इसको लिखते 10 की पावर 12, इसको लिखते हैं टेरा, समझ रहे हो? टेरा, गीगा, मेगा, तो अगला होगा गीगा। तेरा कितना होगा? यहाँ 13 नहीं 12, अबे 10 की पावर कितना? 12। अगला होता है गीगा, गीगा को कैपिटल जी से, गीगाबाइट, मेगाबाइट सुना होगा ना 9th 10th क्लास में कहीं ना कहीं। 10 की पावर ये कितना होता है? 9। देखो 3 का डिफरेंस आ रहा है। अगला होगा मेगा, कौन? मेगा, 13 गीगा मेगा। मेगा के लिए कैपिटल एम, 10 की पावर 6, 10 की पावर कितना? 6। उसके बाद होता है मेगा के बाद किलो, क्या होता है? किलो। किलो के लिए के होता है, किलो के लिए क्या होता है? के। और ये होता है 10 की पावर 3, कितना होता है? 10 की पावर 3। अगला होता है हेक्टो, अगला क्या होता है? हेक्टो, हेक्टो के लिए होता है स्मॉल h, 10 की पावर 2। उसके बाद तुम्हारा होता है डेका, क्या होता है? डेका, डेका, और डेका के लिए होता है तुम्हारा डी, और ये होता है 10 की पावर 1, कितना होता है? 10 की पावर 1। फिर से सुन लो, ये ऐसा बोला जाता है 1 टेराबाइट मतलब 10 की पावर 12 बाइट, गीगाबाइट 10 की पावर 9। कहीं ना कहीं सुना होगा मेगा, बोलते हैं 1 मिलियन, इस मेगा को मिलियन भी बोलते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू 10 की पावर 6। 1 मिलियन समझते हो ना? 10 लाख। 1 मेगा या 1 मिलियन एक ही बात है। 1 मिलियन इक्वल टू कितने होता है? 10 लाख। अब समझ आ गया ना? तो ये हो गया 1 मिलियन, समझ जाओ, मेगा से एम है। उसके बाद क्या आता है? किलो, 10 की पावर 3। अरे 1000 मीटर, याद करो 1000 मीटर, इसको 1 किलोमीटर भी लिखते हैं, क्योंकि 10 की पावर 3 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। 10 की पावर 3 को किलो लिखा जाता है। उसके बाद हेक्टो एंड डेका बहुत कम यूज होता है। अब सर ये तो था पॉजिटिव पावर, 10 की पावर 1 2 3 के बाद 6 9 12। अब क्या होगा? अब थोड़ा और नीचे जाएंगे, तो मैं फिर से रफ कर रहा हूं। और 10 की पावर -1 को क्या लिखोगे? 10 की पावर -1 डेसी, डेसी का मतलब क्या है? सिर्फ डी, और 10 की पावर -1 डेसिमल, समझ लो 1/10। 1/10 का मतलब क्या? 0.1। यहीं से तो डेसिमल स्टार्ट होता है ना, 0.1, इसलिए नाम रखा डेसी, क्योंकि मैंने ही रखा था ना, मुझे सब पता है। डेसी, डेसी के बाद होता है तुम्हारा मिली, कौन मिली? मिली मीटर। अच्छा, तो मिली के लिए होता है स्मॉल एम, और मिली होता है तुम्हारा 10 की पावर -3। मिली के बाद तुम्हारा होता है माइक्रो, मिली के बाद क्या होता है तुम्हारा? माइक्रो, और माइक्रो के लिए म्यू होता है,
माइक्रो के लिए म्यू, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो माइक्रोमीटर के लिए तुम्हारा होगा 10 की पावर -6, 10 की पावर कौन सा -6। माइक्रो के बाद तुम्हारा होता है नैनो, नैनो ओ टाटा वाली नैनो नहीं, ये होता है 10 की पावर -9। इसके बाद होता है पिको, क्या होता है पिको, पिको के बीच में मैं एक एंगस्ट्रॉम ले लूं, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम ऐसे होता है, और 10 की पावर -10, खराब नहीं कर रहा हूं, याद होना चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर -10। उसके बाद तुम्हारा आएगा पिको, पिको इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और 10 की पावर -12, 10 की पावर कितना -12। उसके बाद होता है फेम्टो या फर्मी, उसके बाद क्या होता है फेम्टो या फर्मी, फेम्टो या फर्मी दोनों बोलते हैं, फेम्टो भी बोलते हैं, फेम्टो या फर्मी। और इसको होता है स्मॉल एफ, 10 की पावर -15। समझ आ रहा है नहीं यार? ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि ये इतनी से मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्मी मीटर हो तो उस हिसाब से तो 10 की पावर -15, पिको हो तो 10 की पावर -12, आपका एंगस्ट्रॉम हो तो 10 की पावर -10, आपका नैनो हो तो 10 की पावर -9, माइक्रो हो तो 10 की पावर -6, मिली हो तो 10 की पावर -3 एंड डेसी हो तो 10 की पावर -1। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, नोट कर लेना अच्छे से। उसके बाद एक चीज बता दूं, बच्चों ने पूछा कि सर यूनिट क्या होती है, मैंने ऐसा यूनिट बता दी, ये सब चीजें बता दी, सर डेफिनेशन नहीं लिख पाए, तो मैंने तुम्हारे लिए डेफिनेशन लिखी, वो डेफिनेशन फटाक से नोट कर लो। व्हाट इज द यूनिट्स? ऑल फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटी समझो विच कैन बी मेजर्ड, ऑल फिजिकल क्वांटिटी, all physical quantities are measured, all physical quantities are measured with respect to, WRT का मतलब समझते हो, with respect to a standard physical quantity या standard magnitude of same physical quantity, with respect to a standard, standard क्या लिखोगे standard, standard magnitude, standard magnitude of a of same physical quantity, of same physical quantity, of same physical quantity, of same physical quantity which has constant magnitude, which has constant magnitude, which has constant magnitude। ये डेफिनेशन आपको लिखनी, तो इससे क्या होगा आपको आइडिया लग जाएगा। एंड दीज आर कॉल्ड यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम किस में मेजर करोगे? सेकेंड में। उसके बाद तुम्हारा मास किस में? किलोग्राम में। लेंथ किस में? मीटर में। ठीक है, आपका दूध वगैरह मेजर करना होगा तो लीटर में, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। तो ये चीज समझो कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड, फिर से सुनना यूनिट्स की डेफिनेशन, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू, WT का मतलब विद रेस्पेक्ट टू एफ स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी विच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। These are called units. For example, second, meter, liter, kilometer, whatever. ठीक है, समझ में आया नहीं आया? किलोग्राम था, ठीक है। अब समझो कि यूनिट होती क्या है। अब देखो, इसको मेजर करना, मैंने बोला इसकी लेंथ मेजर करो, तो ऐसे तो नहीं बोलोगे मैंने इसकी लेंथ मेजर करो, आप बोले 10 किलो, पागल हो क्या? मैं बोल रहा हूं इसकी लेंथ मेजर करो, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा कि सेम फिजिकल क्वांटिटी, मैं बोल रहा हूं लेंथ, तो मीटर किलोमीटर ऐसे बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसकी लेंथ मेजर करने को बोल रहा हूं, तो ऐसा फिक्स है कि इसकी लेंथ कहीं पे भी चले जाओ इसकी लेंथ फिक्स रहेगी। मतलब आपने कहीं ना कहीं यूनिट डिफाइन की होगी 1 मीटर, क्या डिफाइन किया होगा? 1 मीटर। मान लो ये 1 मीटर इतना है, फिर इस 1 मीटर से इसकी लेंथ मेजर की होगी, तो समझ में आ रहा है क्या कि ये इतना मीटर है। अब समझो कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये इंडिया में भी 100 सेंटीमीटर होगा, अमेरिका में चले जाओ, चाहे इंग्लैंड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ,
1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा, वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और यूनिट वेल डिफाइन होगी। ऐसा नहीं मन करे तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, कहीं 900 ग्राम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कैसा मैग्नीट्यूड? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो यूनिट की डेफिनेशन लिख लो। उसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? यूनिट कुछ भी ऐसे बना दोगे? नहीं। इसके लिए आप समझो कि किलोग्राम के लिए जो यूनिट बनाई होगी तो किलोग्राम किसी मटेरियल से बनाना पड़ेगा, तो वो इजीली अवेलेबल हो और वेल डिफाइन हो। तो अगली चीज लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? पहला, यूनिट्स आर वेल डिफाइंड। यूनिट्स शुड बी वेल डिफाइंड, should be well defined. Unit should be well defined. Unit should be क्या होनी चाहिए? Well defined. दूसरी चीज क्या होगी कि इजीली अवेलेबल हो। मैं बोल रहा हूं जो किलोग्राम का पार्ट बनाया वो इजीली अवेलेबल हो। कोई बोलेगा ऐसी चीज का बनाऊं जो अवेलेबल ही ना हो, तो फिर फालतू की बातें नहीं करो। इजीली अवेलेबल, इजीली जो भी मटेरियल हो इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल। ठीक है, रिप्रोड्यूसेबल मतलब वापस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्या कुछ पॉइंट्स है? इजीली एक्सेसिबल या अवेलेबल बोल सकते हो। साइज ऑफ यूनिट मस्ट नॉट बी टू लार्ज और मस्ट नॉट बी। अब पता है आपने मीटर बनाया तो ये मीटर बीच की है, ऐसा नहीं कि आप ऐसी यूनिट नहीं किलोमीटर में मेजर करने बैठते, फिर इस किलोमीटर की लेंथ लेके इस मार्कर को मेजर करते, बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मीडियम रेंज का होना चाहिए यूनिट। यहां तो बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। यूनिट बनाई तो सोच समझ के बनाए कि मीटर से कुछ कुछ मेजर कर सकते हो। आपने यूनिट होनी है ना, वो ज्यादा छोटी भी नहीं हो सकती, मिलीमीटर भी नहीं तो फिर इस मार्कर को मापना होता तो फिर मिलीमीटर में करना पड़ता। तो यूनिट्स should not be too large or too small। समझ आ रहा है नहीं यार? मतलब नैनोमीटर या मिलीमीटर पिकोमीटर में नहीं होना चाहिए। और क्या, एक और 2 पॉइंट कि इट शुड नॉट चेंज विद टाइम और अदर फिजिकल कंडीशन। एक और चीज, आपका 1 मीटर था, थोड़े टाइम बाद वो चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट शुड नॉट बी, फटाक से पॉइंट लिख लो, इट शुड नॉट बी चेंज विथ टाइम एंड अदर फिजिकल कंडीशंस एंड other physical conditions। एग्जाम्पल, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यार? बारिश हो गई तो 1 किलो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं। 1 किलो 1000 ग्राम है तो उतना ही रहेगा। तो ये चीजें नोट कर लो और एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर देना। एक्सरसाइज सॉल्व करना सारे बच्चे। चलो बाय।